द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम एक खुला मंच है आप सभी के लिए, ताकि खेती किसानी से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है तो वो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं हमारे विशेषज्ञ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा गेहूं फसल प्रबंधन। हमारे देश की मुख्य फसल है, इसके प्रबंधन के बारे में आज बात होगी। साथ ही शुष्क क्षेत्रों में उद्यान की फसलों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, खासतौर पर बात होगी बेर, नींबू, आंवला और अनार की। बहुत ही अहम विषय है आज के कार्यक्रम के। सवाल आपके मन में होंगे, कई जिज्ञासाएं भी होंगी जिनको दूर करना बहुत जरूरी है। समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जरिया है हमारे टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर क्या है आइए बताते हैं आपको। टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60, 1800-1130-60 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। आप इस पर कॉल करेंगे तो कोई भी पैसा आपका नहीं लगने वाला है, तो आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए। आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए परिचय करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिवाधर मिश्र। बता दें आपको कि डॉक्टर मिश्र जो हैं प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर मिश्र बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार किसान भाइयों को मेरा। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजू लाल भारद्वाज जी। बता दें आपको कि ये वैज्ञानिक हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जालौर राजस्थान में। डॉक्टर भारद्वाज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। थैंक यू मैम, धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको कि किस विषय पर चर्चा होगी आज। गेहूं फसल प्रबंधन और जो हमारे शुष्क यानी कि जो सूखे इलाके हैं वहां पर हमारी जो उद्यानिकी फसलें हैं उनकी देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। खासतौर पर जानकारी दी आपको कि बेर पे बात होगी, आंवला के संबंध में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, अनार के बारे में बात हो सकती है, आंवला के बारे में, और साथ ही साथ नींबू के बारे में भी आप अपने जो सवाल हैं हम तक पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है, बस अब आपको अपना फोन उठाना है, हमें कॉल करना है। लेकिन जब भी आप कॉल करें आप दो बात जरूर ध्यान रखिए। एक तो नेटवर्क एरिया में आकर कॉल कीजिए, और दूसरा जब भी आप फोन कर रहे हैं तो टीवी की आवाज कम कर दीजिए, क्योंकि आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच पाती। सवाल नहीं सुन पाएंगे तो जवाब आप तक कैसे पहुंचा पाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप हमें बेझिझक कॉल कीजिए। हम हमारी चर्चा की यहां पर शुरुआत करते हैं। गेहूं फसल प्रबंधन पर बात करते हैं। गेहूं मुख्य फसल है, बुआई लगभग पूरे क्षेत्र में हो चुकी है, लेकिन अभी भी पछेती गेहूं की बुआई कर सकते हैं किसान। इसके लिए क्या समय अवधि रहती है डॉक्टर मिश्र, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा कि आपने सही कहा है कि जो ज़्यादातर हमारी बुआई हो चुकी है जी, और जो सही समय होता है वो हमारे उत्तरी पश्चिमी मैदानों में 5 नवंबर से 15 नवंबर तक होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम इसको कहने लगते हैं कि हमारी फसल देर से हो रही है, और यही जब हम पूर्वी मैदानों की तरफ बढ़ते हैं, उत्तरी पूर्वी मैदानों की तरफ, तो यही 15 से 25 नवंबर तक सही माना जाता है कि हम सही समय से 25 नवंबर तक। और 25 नवंबर के बाद पूरा जो मुख्य हमारा क्षेत्र है गेहूं का, उन सब में हम जो भी बुआई करते हैं वो देरी के अंतर्गत आती है। और इसमें हम जैसे अभी जो तिथियां चल रही हैं तो 15 दिसंबर तक भी बुआई करते हैं। देर से बोने वाली जो जगह हैं ज़्यादातर उत्तरी पूर्वी मैदान होते हैं जी। तो इसमें हम विशेष प्रकार से सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हम जो प्रजातियां होती हैं ना, तो जो समय से बोने वाली प्रजातियां उनसे हटके थोड़ी सी होती हैं, जो पछेती गेहूं कहलाई जाती हैं, पछेती गेहूं की किस्में कहलाई जाती हैं, उन्हीं का चयन करते हैं। तो देखिए 15 दिसंबर तक का समय है। कौन सी किस्में आपके लिए सही रहेंगी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हमारी एक रिपोर्ट है उस पर नजर डाल लेते हैं।
इस महीने में ज्यादातर फसलें अपनी बढ़वार की अवस्था में होती है। समय पर बोया गया गेहूं इस महीने क्रांतिक चंदेरी जड़ अवस्था में होता है। इस कारण सिंचाई के लिए प्रबंधन जरूरी है। हालांकि ज्यादा पैदावार लेने के लिए किसान सघन या बहु कृषि प्रणालियों को अपना लेते हैं। अक्सर किसान मुख्य फसलों के बीच में कम अवधि वाली फसलें जैसे मटर, आलू और तोरिया को उगा लेते हैं। इससे गेहूं की बुआई समय पर नहीं हो पाती। इसी तरह गन्ने की कटाई के बाद गेहूं की बुआई भी समय पर नहीं हो पाती। आमतौर पर देरी से बोए गए गेहूं में भी किसान सामान्य गेहूं के लिए की जाने वाली सस्य कृषि क्रियाएं अपनाते हैं, जिस कारण इसकी पैदावार कम हो जाती है। वहीं देरी से बोए जाने वाले गेहूं से ज्यादा पैदावार लेने के लिए उन्नत तकनीकियों को ही अपनाना चाहिए। पछेती गेहूं से ज्यादा पैदावार लेने के लिए बुआई एक निश्चित समय जैसे पूर्वी भारत में 10 दिसंबर तक और उत्तरी भारत में 25 दिसंबर तक कर देनी चाहिए। बीज साफ, स्वस्थ और खरपतवार के बीजों से रहित होने चाहिए। छोटे व कटे फटे और सिकुड़े हुए बीजों को निकाल दें। प्रमाणित बीजों को ही बोए। बीजोपचार जरूर करें। किसान गेहूं की बुआई को जल्द ही पूरा कर ले। गेहूं की फसल की संपूर्ण अवधि में करीब 35 से 40 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है। इसके छत्रक यानी क्राउन जड़ें निकलने और बालियों के निकलने की अवस्था में सिंचाई काफी जरूरी होती है। गेहूं के लिए आमतौर पर 4 से 6 सिंचाइयों की जरूरत होती है। सही तरह से प्रबंधन करने पर आप गेहूं की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो देखिए, अभी आपने खास रिपोर्ट जाना कि गेहूं के संबंध में इस समय आप क्या कार्य कर सकते हैं और विस्तार से इस पर हम जानकारी आपको देंगे, चर्चा होगी हमारे कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डॉक्टर भारद्वाज का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भारद्वाज, सूखे इलाकों की हम बात करें तो वहां पर भी उद्यानिकी जो फसलें हैं उनकी खेती हमारे किसान करते हैं। जैसे हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि बेर लगाते हैं, नींबू लगाते हैं, आंवला लगाते हैं। तो ऐसे में किस तरह से उनके लिए ये मुनाफेदार बन सकता है इनकी खेती करना हमारे किसानों के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? सूखा क्षेत्र जहां है वहां पे बेर, अनार, आंवला, नींबू ऐसी फसलें बहुत आसानी से और अच्छे स्तर पे उत्पादित की जा सकती है। और इस क्षेत्र का एक बहुत ही प्लस पॉइंट यह है कि यहाँ पे कीट और बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। जी। तो पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी है वहां पे नींबू और बेर का क्षेत्र काफी बढ़ रहा है। और औषधीय गुणों को और पोषक गुणों को देखते हुए अभी शुष्क क्षेत्रों में आंवले की खेती बड़े स्तर पे होने लगी है। जी। तो ये क्षेत्र बागवानी के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त, अगर हम बहुत ही आर्द्र क्षेत्रों में अगर इन फलों को उगाते हैं तो ये अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो ताकत है वो दिखा नहीं पाते हैं। पर यहाँ पे जो फल उत्पादित किए जाते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है और बारिश कम होती है, तो ये जो फल होते हैं इनकी पोषक मान अन्य दूसरे क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले फलों की अपेक्षा ज्यादा होती है। जी। साथ में ही एक और फायदा यह होता है कि यहाँ पे हमारे पास में दूसरी फसलें उत्पादित करने की संभावनाएं कम होती है। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, जैसे दूसरी गेहूं की फसल है या धान की फसल है, वो हम उत्पादित नहीं कर पाते हैं। जी, काफी कठिनाइयां होती हैं, कम संसाधन होते हैं, कम यहाँ पर संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम इन फसलों की ओर अपना रुझान बढ़ाएं और हमारे किसान बढ़ा भी रहे हैं, अच्छा लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन अच्छी उपज भी हासिल करनी बहुत जरूरी है, जिसके लिए जरूरी है ये बात जानना कि किस तरह से आप प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, किस तरह से आप देखभाल के कार्य कर सकते हैं। इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। ये समय फसलों की देखभाल करने का है। शुष्क क्षेत्रों में जिन किसानों ने फल बाग लगा रखे हैं वो खास तौर से बेर, नींबू, आंवला और अनार की देखरेख करें। बेर की बात करें तो इस समय बेर में फल की बढ़ोतरी का समय चल रहा है। साथ ही इस समय बेर में फल मक्खी के हमले की आशंका भी रहती है। फल मक्खी से बचाव के लिए किनोल फॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। वहीं बेर में चूर्णी फफूंदी भी इस समय लग रही है। इससे बचाव के लिए कैराथियन दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। वहीं बेर की ज्यादा पैदावार लेने के लिए इस महीने में 2 से 3 बार हल्की सिंचाई करें। साथ में NPK 191919 का पत्तियों पर छिड़काव करें। ऐसा करने से फलों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
अगर नींबू की बात करें तो इस समय नींबू में बहार नियंत्रण का काम करे। नींबू की फसल में गुड़ाई करे, पानी बंद कर दे, पौधे में जरूरत के हिसाब से खाद और उर्वरक का उपयोग करे और फिर जनवरी के महीने से हल्की सिंचाई शुरू कर दे। जिन पौधों में फलन नहीं हो पा रहा है उसमें जड़ों में काट छांट करें। वहीं आंवले में इस समय फल पकने की अवस्था में है। अगर फल झड़ रहे हो तो उन फलों को इकट्ठा करके सुखाया जा सकता है। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। ऐसा करने से फलों की उपज और आकार में बढ़ोतरी होगी। फलों की तोड़ाई करते समय ध्यान रखें कि उनमें किसी भी तरह की चोट ना पहुंचे। फल तोड़क यंत्र का उपयोग करें। जरूरत लगे तो बोरेक्स का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं अनार में जिन किसानों ने अम्बे बहार किस्म लेनी है वो बहार नियंत्रण के उपाय अपनाएं। पानी बंद कर दे और जड़ क्षेत्र में हल्की गुड़ाई करें। कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर खाद और उर्वरकों का उपयोग करें। जिन किसानों ने अनार की हस्त बहार किस्म ली है वो फलों की सुरक्षा के लिए उन्हें कवर करें। फसल को ठंड से बचाने के लिए समय समय पर सिंचाई करते रहे। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना कि आप बेर की बात करें, नींबू, आंवला, अनार में किस तरह के प्रबंधन कार्य अभी कर सकते हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मिश्र का रुख कर लेते हैं। आपने बताया कि 15 दिसंबर तक हमारे जो किसान हैं वो गेहूं की खेती कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी किस्मों का आप यहाँ पर सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र के हिसाब से किस्में भी अलग अलग हो जाती हैं। जी। जब हम उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं तो इनमें कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि बहुत अच्छी रहती हैं, जैसे DVW 90 है, DVW 16 है, HD 3059 है, WR 544 है और इस तरीके से एक WH 1021 है। तो ये प्रजातियां हैं जो उत्तरी पश्चिमी मैदानों के लिए बहुत उपयुक्त हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़े से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, जैसे बिहार और पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ते हैं, और इधर धान की कटाई के बाद जो फसलें, जो खेत तैयार है, उसमें हमारे किसान भाई SD 2985 ले सकते हैं, HI 1563 ले सकते हैं, DVW 14 ले सकते हैं, और इस प्रकार बहुत सारी प्रजाति, जैसे एक उन्नत हलना है और भी बहुत सारी प्रजातियां अपने क्षेत्र के अनुसार ही यहाँ पर प्रजाति का चयन करना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उसी की अच्छी उपज आपको मिल सकती है सही प्रबंधन कार्य करने के पश्चात। और गेहूं में किस तरह से देखभाल कर सकते हैं जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के रीवा से कॉल किया है दशरथ तिवारी जी ने। आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं दशरथ तिवारी बोल रहा हूँ रीवा MP से। जी। मुझे जानकारी लेनी थी कि पहली सिंचाई गेहूं में कितने दिन में की जाए? पहली सिंचाई कितने दिनों बाद की जानी चाहिए बुआई के? क्या कहेंगे डॉक्टर तिवारी जी? आपने ये जो प्रश्न पूछा है ये हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि जो पहली सिंचाई है गेहूं में 21 दिन पर होना ही चाहिए। 21 दिन? हाँ, 21 दिन जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसी समय हमारी जो क्राउन रूट या छत्रक जड़ें जिनको कहते हैं वो निकलती हैं, और यही समय जो होता है ये डिसाइड करता है कि आगे चल के किल्ले कितने निकलेंगे। अगर आपने पानी इस समय नहीं लगाया तो किल्लों की संख्या कम हो सकती है और पूरी उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए 21 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है जी। अगर एक ही सिंचाई का पानी आपके जैसे रीवा क्षेत्र के अलावा भी बुंदेलखंड में और भी क्षेत्र है, बुंदेलखंड साइड में आइए तो वहां पे एक सिंचाई कर सकते हैं किसान भाई, उनके पास कुएं में पानी कम होता है, तो सिर्फ एक ही सिंचाई का अगर पानी उपलब्ध है तो सिर्फ इसी समय 21 दिन पर करें। बाकी सिंचाइयों के लिए अगर पानी उपलब्ध है तो फिर दो सिंचाई के लिए अगर है तो एक सिंचाई जब हमारा फूल आने की अवस्था होती तब कर सकते हैं जी। तो पहली सिंचाई तो यहाँ पर 21 दिन के पश्चात कर देनी चाहिए, बहुत जरूरी होता है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के झांसी से, हमारे साथ नईमुद्दीन जी फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ मैडम, बोल रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। निवेदन मेरा ये है मैडम जी कि GW 451 और GW 496 जो गेहूं की वैरायटी है वो सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है अथवा असिंचित क्षेत्र के लिए, और ये इसमें कितने पानी की आवश्यकता होगी, कितने बार पानी देना पड़ेगा 22 दिन के इंटरवल पे? जी, देखिए ऐसा होता है कि सिंचित या असिंचित क्षेत्र, कोई भी प्रजाति जो असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है उसमें ये खास बात होती है वो कम पानी में भी तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं कि ज्यादा पानी नुकसान कर जाएगा जी,
लेकिन उसकी खासियत ये होती है कि वो कम पानी में भी ज़्यादा से ज़्यादा उपज देने के लिए सक्षम होती है। तो आप अगर 2 सिंचाइयाँ अगर उपलब्ध हैं तो जैसा कि मैंने बताया, उनका समय से निर्धारित समय पर बोना, उनका जो पानी लगाना जरूरी है, क्योंकि 21 दिन पर जैसा मैंने बताया 1 सिंचाई उपलब्ध है। अगर 2 सिंचाई उपलब्ध हैं तो पहली 21 दिन पे और दूसरी जो फ्लावरिंग होती है, फूल आने की अवस्था होती है ना, उस टाइम पे करना चाहिए। अगर 3 सिंचाइयाँ हैं तो फिर और हम बदल सकते हैं कि जैसे बढ़वार की स्थिति, केले बनने की अवस्था पे 1 दे सकते हैं और तीसरी सिंचाई जो दाने भरने की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से हम पानी कितना उपलब्ध है 3 सिंचाइयों के लिए या 4 सिंचाइयों के लिए, इसके हिसाब से हम निर्णय लेते हैं। जहाँ तक सर 6 सिंचाइयों के लिए पानी उपलब्ध है, ट्यूबवेल है, तब तो आप जो है फिर असिंचित प्रजातियां क्यों लगाएंगे? तो आप सिंचित क्षेत्र वाली प्रजातियां लीजिए। और आप चूंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं ना, झांसी, तो आप अभी अगर देर से बोएंगे तो 2985 है, 1563 HI है, इस तरीके की प्रजाति DBW 14 है। तो इस तरीके की प्रजातियों को लेकर आप तो भरपूर पैदावार ले सकते हैं, जिनकी पैदावार लगभग 6 टन के आसपास होती है, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ये आपके प्रबंधन पर निर्भर करेगा। तो आप असिंचित की बात ही नहीं करिए जब 6 सिंचाइयां आपके पास उपलब्ध है तो ऐसे में ऐसी ही आप प्रजातियों का चयन कीजिए और आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप सही समय पर प्रबंधन कार्य जरूर करते रहे। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर भारद्वाज का रुख करते हैं। डॉक्टर भारद्वाज, आंवले के बारे में आपने बताया कि इसकी खेती काफी अच्छे स्तर पर हो रही है। अभी की अवस्था की बात करें तो क्या बना हुआ है माहौल और किस तरह से हमारे किसानों को देखभाल करनी चाहिए? अभी आंवले में अगर हम बात करेंगे तो फल जो है पकने की अवस्था पे आ रहा है। दिसंबर माह में 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी और जनवरी के आखिरी तक जो है फलों की तुड़ाई होती है। इसमें हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखने की बात यह है कि तुड़ाई करते समय वो फलों को सीधा जमीन पे गिरने देते हैं, और या फिर कई बार हम देखते हैं कि किसी लकड़ी की सहायता से या कोई ऐसी चोट मार करके फलों को तोड़ते हैं जी। तो उसमें होता क्या है कि जिस जगह फल पे चोट लगी है या वो ऊपर से गिर के सीधा नीचे कठोर धरातल पे जाके टकराता है, वहां पे फलों के जो उत्तक है या वो जो भाग है वो नुकसान हो जाता है। वहां पे उसका कहीं ना कहीं उस पे चोट आ जाती है, और जब चोट आया हुआ फल बाजार में जाता है तो वो बहुत ही जल्दी उसमें फफूंद उत्पन्न हो जाती है, और उसका जो सेल्फ लाइफ जिसको हम बोलते हैं कि तुड़ाई के बाद में उसका जो जीवन है वो बहुत कम हो जाता है। तो एक तो किसान भाई इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि फलों की तुड़ाई करते समय नीचे कोई तिरपाल बिछा करके रखें, और पूरी कोशिश ये करें कि तोड़ने के लिए आजकल फल तोड़ने के लिए छोटे छोटे यंत्र बने हुए हैं जिनको फल तोड़क मशीनें कहते हैं, उनकी साथ में बैग लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से तोड़े कि वो सीधा उस बैग में आ जाए। और अगर आप किसान भाइयों के पास में ये चीज उपलब्ध नहीं है तो इस तिरपाल पे इस प्रकार से गिराए कि वो नीचे जमीन पे जाकर के चोट नहीं लगे, पहली बात। दूसरी बात, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि फलों में तुड़ाई होने के बाद में हम बाजार में लेकर के जाते हैं तो किसान भाई एक साथ बहुत ज्यादा तुड़ाई कर लेते हैं, और जब तक फल पौधे के ऊपर लगा हुआ है तब तक वो उसमें खराब होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो किसान भाई बाजार से थोड़ा संपर्क करें। अगर बहुत ज्यादा फल बाजार में आ रहे हैं तो उस समय वो थोड़ा सा 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए रुक सकते हैं। और विशेष रूप से आंवले में ये सुविधा होती है। हम जो है फरवरी 15 तक भी, जिस समय मार्केट में और अच्छे रेट हो जाते हैं, उस समय तक हम फलों को रख सकते हैं। इसके साथ में एक और जी बिल्कुल, आपसे जानेंगे इसके और फायदे हम डॉक्टर भारद्वाज, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनकी समस्या का समाधान उन तक पहुंचा देते हैं। ओडिशा से पुरुषोत्तम जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैं पुरुषोत्तम त्रिपाठी केंद्रापड़ा उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी, पूछिए। हमारे तटीय क्षेत्र में अभी एक तूफान तो गया है, साइक्लोन, इसलिए हमारी जो धान के कटाई इसमें थोड़ा देरी हो रहा है जी, इसलिए शायद दिसंबर लास्ट तक चल जाएगा जमीन प्रस्तुत होने के लिए। तो कौन सी किस्म और कब तक हम बुआई कर सकते हैं? आप गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो देर से कैसे कर सकते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर? देखिए, ऐसा है त्रिपाठी जी, आपके यहाँ मौसम की हालत ऐसी हो रही कि इसकी वजह से आप और भी ज्यादा देरी हो रही है जी।
लेकिन जब ये देखा जाता है कि जब हम 25 दिसंबर या दिसंबर के बाद बोने की बात करते हैं ना, तो गेहूं की उपज में बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है, बहुत कम उपज आती है। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि गेहूं की बजाय आप जो है जो आने वाली जो दलहनी फसलें हैं, जैसे आजकल मूंग की काफ़ी बात हो रही है, उड़द की काफ़ी बात हो रही है, तो मूंग भी आजकल बहुत अच्छी आ रही धान के बाद। तो आप अच्छे से खेत तैयार करके अगर मूंग की फसल लगाएंगे तो मुझे लग रहा है आपको ज़्यादा फायदा होगा, बशर्ते आप गेहूं के। बहुत ज़्यादा देर करने से गेहूं की फसल, चूंकि गर्मी जल्दी शुरू हो जाएगी और आपकी फसल को बढ़ने की और बढ़वार की पूरी अवधि नहीं मिलेगी और उपज कम हो जाएगी। तो इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आप जो है खेत तैयार होने का इंतजार करिए। जब आपका खेत सूख जाए तो मुझे लग रहा है दिसंबर निकल ही जाएगा, और उसके बाद आप अपनी कोई दलहनी फसलें लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी देखिए पुरुषोत्तम जी, बहुत ही अच्छी सलाह है हमारे विशेषज्ञ की कि आप गेहूं का रुख ना करके अन्य किसी फसल का रुख करिए। गेहूं की फसल का रुख करेंगे तो उपज अच्छी नहीं मिलेगी और अच्छे दाम भी आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि आप थोड़ा सा बदलाव यहां पर कर लीजिए, देखिएगा बिल्कुल आपको निश्चित तौर पर फायदा ही मिलेगा। दलहनी फसलों की आप खेती कीजिए, आप अच्छी आय भी से अर्जित कर सकते हैं। ऐसी ही अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि गेहूं की फसल प्रबंधन आप किस प्रकार कर सकते हैं, साथ ही जो हमारी बेर, आंवला, नींबू और अनार की फसल है जो सूखे क्षेत्रों में लगती है उसमें आप किस तरह के देखभाल कार्य कर सकते हैं। कोई सवाल है बेझिझक अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिनके जवाब आप तक पहुंच जाएंगे हमारे विशेषज्ञ। और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के बालाघाट से नवीन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी पहली सिंचाई कर दी हमने गेहूं में जी। हाँ जी, तो गेहूं पीला हो रहा है। कितने दिनों के बाद की है आपने पहली सिंचाई? 21 दिनों बाद। 21 दिनों बाद की है और गेहूं अच्छा, पीला हो अच्छा। रहा है, क्या कहेंगे डॉक्टर मिश्रा? देखिए ऐसा है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो सिंचाई कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई कर देते हैं, बहुत भारी ज़मीन हो और ऊपर से सिंचाई ज़्यादा हो तो कभी कभी पीलेपन का लक्षण शुरू हो जाता है जी। दूसरा ये होता है कि कभी कभी नाइट्रोजन की कमी होती है, तब भी ये लक्षण दिखाई देता है और फसल पीली पड़ने लगती है। तो ऐसे में जैसे ही आपके खेत में चलने लायक हो जाए, उसमें बतर आ जाए जिसको बोलते हैं जी, हम जो यूरिया का या नाइट्रोजन का जो छिड़काव करना था, नाइट्रोजन जो डालनी थी हमें खेत में, जैसे कि हम नाइट्रोजन का प्रबंधन करते हैं कि बोने के समय 1/3 भाग डालते हैं और 1/3 पहली सिंचाई के बाद डालते हैं। तो मुझे लग रहा अब आप इसका नाइट्रोजन अप्लाई कर दें, इसमें ब्रॉडकास्ट कर दें और इसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 30, 35 या 40 दिन तक आपकी फसल फिर वैसे पुनः अपना वही रंग ले लेगी और सही बढ़वार होना शुरू हो जाएगी। फिर आप जब दूसरा पानी लगाएंगे उसके बाद फिर रहा बचा हिस्सा उसका खाद का, यूरिया का, तो पुनः डालें और आपकी फसल बिल्कुल सही हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो क्या करना है आपको नवीन जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कई हमारे जो कॉलर्स हैं, हम अपने जो सवाल हैं वो पहले ही रिकॉर्ड करवा देते हैं हमारे कॉल सेंटर नंबर के जरिए, और ऐसे ही कुछ सवाल हमारे पास आए हुए हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। और डॉक्टर भारद्वाज, ये सवाल आपके लिए है। हमारे एक किसान भाई जो कि हरियाणा से हैं, हेम सिंह जी, उन्होंने हमसे पूछा है कि बेर में पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण और दवा की जानकारी दें। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बेर में पाउडरी मिल्ड्यू की जो समस्या है वो इस समय सबसे ज्यादा होती है। जैसे ही सर्दियां बढ़ने लगती है, वातावरण में नमी फैलती है, तो इसको बहुत शुरू की अवस्था में पहचाने। पत्तियों के ऊपर सुबह के समय जाएंगे खेत पे तो पत्तियों के ऊपर पहले सफेद रंग का बिल्कुल छोटा सा धब्बा दिखाई देगा जी। और दिन में, दोपहर में धीरे धीरे वो पाउडर जो है इस प्रकार जैसे हाथ लगाते हैं तो जैसे सफेद सफेद अपना हाथ भी होने लगेगा। अगर प्रारंभिक अवस्था में आप नहीं देखते हैं तो वो पत्तियों से वो पाउडर जो है फलों के ऊपर आ जाएगा और फलों पे पहले सफेद रंग का चकत्ता बनता है और फिर पूरा का पूरा फल जो है पूरी तरह से सफेद हो जाता है। इस प्रकार से फफूंद जो है उसका जो माइसीलियम है, उसका जो जाल है, वो पूरे के पूरे फल को कवर कर लेता है और फलों की बढ़वार रुक जाती है, पूर्ण रूप से रुक जाएगी, फल छोटे छोटे रह जाएंगे और हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होता है जी। तो इससे बचने के लिए किसान भाई जो है सल्फर डस्ट जो है वो काम में ले सकते हैं, लगभग 25 से 30 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के बगीचे में। और अगर बगीचा ज्यादा पुराना है, बड़े पेड़ हैं, तो उसमें लगभग 30-35 किलो तक भी जो उसके ऊपर डस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा जो है केराथियन जो फफूंदनाशी दवाई है उसका इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं। उसका अगर स्प्रे करेंगे तो इसको आसानी से रोका जा सकता है। और इसके लिए एक चीज और ध्यान रखिए किसान भाई, जैसे जिस बगीचों में अब की बार पाउडरी मिल्ड्यू का या चूर्णी फफूंदी का ज्यादा प्रकोप हुआ है, उसमें कटाई करने के बाद जब आपकी फसल पूरी हो जाती है और गर्मियों में जब फसल सुसुप्त अवस्था में होती है तो बेर की प्रूनिंग थोड़ी ज्यादा करें। और ज्यादा करने से क्या होगा कि बीच का जो एरिया है बगीचों का, जो इन दिनों में पूरी तरह से कवर हो जाता है, वो थोड़ा खुला रहेगा। और अगर नमी की मात्रा ज्यादा नहीं होती है और प्रॉपर गर्मियों में अच्छे से सनलाइट उसमें बगीचे में आती है और जो भी वेस्ट रहता है, जो अभी इस समय पत्तियों वगैरह पे जो बीमारी के अवशेष रह जाते हैं, उनको आप नष्ट कर दीजिए ताकि अगले साल के लिए भी आपका बगीचा है जो इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। और अगर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं तो ये बीमारी साल दर साल
साल चलती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि हम उन बगीचों से कुछ भी उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो इस चीज का वो जरूर ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको हेम सिंह जी यहाँ पर प्रबंधन कार्य करने हैं और अपनी बेर की फसल को सुरक्षित बनाना है, अच्छी उपज आपको हासिल करनी है। हरियाणा से ही कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, फतेहाबाद से राम निवास जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम, हमने पिछले साल एक DBW 187 गेहूं बोया था जी, वो गिर जाती है मैडम, ऐसा क्या करें कि फसल हमारी गिरे ना? उससे कैसे बताया जाए, गिरने से कैसे बताया जाए उसे? जी, DBW 187 बोई गई थी और वो गिर जाती है, समस्या रहती है। देखिए, आप अगर गिरने की ज़्यादा समस्या हो रही तो सबसे पहली बात तो आप अगर बदल सकें प्रजाति तो बदल दें। दूसरी बात है, गिरने से बचाने के लिए कई तरीके, जब थोड़ी सी हल्की ज़मीनें होती हैं और जब बाली आने की अवस्था होती है उस समय थोड़ा मौसम भी आपने देखा होगा हर साल थोड़ा सा बिगड़ जाता है, हवा ज़्यादा चलती है, पानी बरस जाता है। हमारे किसान भाइयों ने पानी लगाया, पता चला पानी लगने के बाद ज़मीन और मुलायम हो गई, हवा चली तेज़ तो पूरी की पूरी फसल गिर गई। तो कुछ प्रजातियां जैसे हैं HD 386 है, इस तरीके की प्रजातियां, इनमें गिरने की चांस कम होते हैं जी। तो आप ऐसी फसलों को लगाएं, ऐसी प्रजातियों को लगाएं जो कम गिरती हैं, थोड़ी कम बढ़वार जिनकी होती हो। तो लंबाई जितनी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा उम्मीद होगी कि आपकी फसल गिर जाए। दूसरे, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कभी कभी की फसल देखा कि पीली हो रही है तो लिया और यूरिया डाल दिया, जबकि उसमें पोटास और फास्फोरस की आवश्यकता होती, जो कि बोते समय हमने कम डाला या मात्रा उसकी कम रह गई, तो उससे भी कभी कभी ये होता है कि जड़ें उतनी मजबूत नहीं हो पाती और फसल गिर जाती है और तना भी कमजोर हो जाता है। कुछ फसलों का तना टूटता है, दो तरीके की लॉजिंग होती है, मतलब दो तरीके से गिरती है। एक तो तना बीज से टूट के मुड़ जाता है, एक जड़ से ही पूरा का पूरा जड़ का हिस्सा कमजोर हो जाता है और पूरा पूरा पौधा लुढ़क जाता है। तो ये अगर हम सही पोषक तत्व प्रबंधन करेंगे तो हमारी फसल कम गिरेगी। तीसरा ये भी होता है कि फसल को बहुत घना बो दिया या कभी कभी छिटकवा इससे भी बो देते हैं हमारे कुछ किसान भाई, तो ऐसे में भी लॉजिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा फसल गिरती है। कभी भी पानी लगाएं तो शाम को लगाएं जब ज़्यादा तेज हवा चलती है, शाम को लगाएं जिससे कि हवा कम हो जाती है। और पानी बहुत हल्का लगाएं जब बाली आ जाए। बाली के बाद पानी भले ही सिंचाई 2 की जगह 3 बार करें, लेकिन हल्की हल्की सिंचाइयाँ करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपकी फसल गिरने से बचेगी और आपको जो नुकसान लॉजिंग से हो रहा है, गिरने से हो रहा है, वो नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है नवीन जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और एक और कॉल सेंटर का सवाल हमारे पास यहाँ पर है, जो कि हमें पूछा है उत्तर प्रदेश के आशीष रंजन जी ने, और इन्होंने पूछा है डॉक्टर भारद्वाज आपसे कि आंवला में इल्लियों के नियंत्रण की जानकारी दें। क्या कहेंगे आप इल्लियों के बारे में? आंवला में वैसे बहुत ही कम समस्या आती है इल्लियों की, इतना ज्यादा नहीं है, पर अगर इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो क्विनाल्फास का स्प्रे जो है वो कर लें। और इस बात का ध्यान रखें कि इस समय नहीं करें, क्योंकि अभी तुड़ाई का समय चल रहा है और इस समय करेंगे तो वो उसके अंदर फलों के ऊपर लग करके और हमारे जो कंज्यूमर है, हमारे ग्राहक हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं जी। तो इसमें एक दूसरा और उपाय आप करें कि बगीचों को साफ सुथरा रखें। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें कीट और बीमारियां बहुत ही कम लगती है। तो जिन किसान भाइयों के यहाँ पे बाड़ में और बगीचों में नीचे जैसे कुछ पौधे जो हैं देसी हो गए हैं या कोई बड़े बड़े खरपतवार पनप रहे हैं, तो उनको आप नियंत्रित कर लें, उनको साफ सुथरा रखें। और गर्मियों में विशेष रूप से बगीचों में देखभाल की आवश्यकता होती है कि ऐसी व्यवस्था करें कि सूरज की रोशनी जो है नीचे तक पहुंचे। जिन क्षेत्रों में बगीचे बड़े हो जाते हैं, स्पेशली जो पुराने बगीचे हैं, वहां पे ये इस प्रकार की इल्लियों की और दूसरी जो बीमारियों की समस्या ज्यादा आती है। और इसमें आंवले में गहरी कटाई छटाई भी हम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप अपने खेतों को स्वस्थ रखें, साफ रखें और बिल्कुल खरपतवार नहीं पनपने दें। और पूरी कोशिश ये करें कि गर्मियों में उसमें जुताई कर दें और जो कीटनाशी दवाइयां हैं उनको जमीन में डाल दें, ताकि उसमें इस प्रकार के अंडे जो हैं उन कीटों के और वो नहीं पनपे और ऊपर इस प्रकार की समस्या आए ही नहीं। तो ये आप थोड़ा ध्यान जी। तो आपको क्या करना है कि इल्लियों की समस्या ना आए आपकी आंवला की फसल में, इसके बारे में विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, फतेहाबाद हरियाणा से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमरजीत जी। आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, अमरजीत जी आपको आवाज मिल रही है हमारी?
हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल सुनेंगे, समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मिश्र, अब आपसे जानना चाहेंगे, जिन हमारे किसानों ने बुआई कर ली है उनके लिए किस तरह की यहाँ पर सावधानियां बरतने की सलाह है आपकी? जी हाँ, देखिए, जिन लोगों ने बुआई कर ली है, समय से बुआई कर ली है जी, तो उनका गेहूं इस समय 20 दिन से 30 दिन के बीच का हो रहा है ज़्यादातर। जो 20 दिन वाला गेहूं है तो 21वें दिन का इंतजार करें और उसकी सिंचाई अवश्य कर दें। ये बहुत मुख्य बात है जो कि हमारे पहले ही कॉलर ने पूछी थी। दूसरा यह है कि सिंचाई के बाद क्या करें। सिंचाई के बाद हमें खाद भी डालनी पड़ेगी, जो नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा है उसको हम बिखेर सकते हैं खेत में। जैसे ही फसल खेत में चलने लायक हो जाए, नमी थोड़ी नमी भी हो और खेत चलने लायक, ज़्यादा गीला भी ना हो। तीसरी जो जरूरी चीज होती है खरपतवार नियंत्रण वाला। बहुत सारे किसान भाई प्री इमरजेंसी, जैसे बोने के समय एक खरपतवार नाशी डाला जाता है, जो देर से बो रहे हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो जर्मिनेशन से पहले, जमाव से पहले, बोने के 1 से 2 दिन बाद अगर हम पेंडिमिथालिन का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की मात्रा से प्रयोग करते हैं तो आने वाले समय में खरपतवार कम होते हैं। लेकिन जिनकी फसल 30 दिन की हो गई है, 30 से 35 दिन के बीच में हम दूसरे खरपतवार नाशियों का प्रयोग करके खरपतवारों पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन वो 35 दिन की अवस्था से पहले ही करना जरूरी है जी। तो इसमें कुछ आते हैं खरपतवार नाशी, जैसे सल्फोसल्फ्यूरान आता है। इसकी लगभग 24 से 25 ग्राम मात्रा 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव अगर करें, फसल 30 दिन की हो लगभग, तो ये आने वाले समय में खरपतवारों से हमारे खेत को निजात मिलती है। इसके अलावा सल्फोसल्फ्यूरान, आइसोप्रोटाइन भी आता है और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, क्लेडोनाफाफ है। तो ये बहुत सारी दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं, तो जो आपके इलाके में उपलब्ध हो उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस समय खरपतवारों का यहाँ पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो बढ़वार में बहुत सी परेशानियां यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो खरपतवार का नियंत्रण तो करना ही है। साथ ही साथ आपने बताया कि 21 दिन के बाद पहली सिंचाई भी करनी है। सिंचाई के पश्चात हम आपसे जानना चाहेंगे उर्वरकों के प्रबंधन के बारे में, उस पर क्या कहेंगे आप हमारे किसानों? जी हाँ, उर्वरकों का प्रबंधन, जैसा कि मैंने बताया कि उर्वरकों के प्रबंधन में ज्यादातर उर्वरक ऐसे होते हैं जो बोने से पहले प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पोटास हुआ, फास्फोरस हुआ, जिंक सल्फेट हुआ, हम बोने से पहले ही डालते हैं, और नाइट्रोजन की भी लगभग 1/3 मात्रा डाल देते हैं। लेकिन पहली जो सिंचाई के बाद की जो अवस्था होती है, लगभग 25 दिन के आसपास, हम जो 1/3 मात्रा है वो और नाइट्रोजन की होती है उसे बिखेर देते हैं खेत में, जो कि फसल की बढ़वार में बहुत सहायक होती है। और रही बची जो मात्रा होती है वो लगभग दूसरी सिंचाई के बाद, जो कि 42 से 45 दिन के बीच में हम इस खाद का प्रयोग करते हैं, तो रही बची नाइट्रोजन की मात्रा उस समय प्रयोग कर देते हैं। जी, तो इस तरह से आपको उर्वरकों का प्रबंधन ही करना है, तभी जाकर आपको अच्छी गुणवत्ता वाली उपज हासिल होगी और अच्छी बढ़वार भी आपको मिलेगी। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से मंगलेश जी, आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, हम जैविक खेती कर रहे, गेहूं लगाया 2 बीघा में जी। पहली सिंचाई में उसमें क्या डालें जिससे हमारे कल्ले अच्छे आए? जी, जैविक खेती कर रहे हैं और 2 बीघे में लगाई हुई है, पहली सिंचाई के बाद क्या कहेंगे आप? क्या डालें ऐसे जैसे कल्ले अच्छी तरीके से निकले, विकास अच्छा हो? देखिए, आप जैविक खेती कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप हमारे जो गेहूं खाने वाले हैं या गेहूं जो हमारे फूड के रूप में, आहार के रूप में जाने वाला है, उसमें रसायनों का अवशेष नहीं होगा और अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। लेकिन जहाँ तक किल्ले निकलने की बात है और सिंचाई की बात है, तो वो चाहें आप जैविक करें या रासायनिक करें, दोनों में 21 दिन पे ही पहली सिंचाई जरूरी होती है। और पहली सिंचाई आप अगर 21 दिन पे करेंगे तो किल्ले इसके अच्छे बनेंगे, अच्छे निकलेंगे जी। तो इस बात का ध्यान रखें, इसमें जैविक और बिना जैविक में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है सिंचाई के मामले में। जी हाँ, बाकी सिंचाइयों में ऐसा होता है कि जहाँ पर जैविक खेती की जाती है, तो ऐसा देखा गया है कि जब हम जैविक पदार्थ प्रयोग करते हैं पोषक तत्वों के लिए, तो हमारे खेत की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है जी। तो जो सिंचाइयों की जरूरत हमें 6 सिंचाइयों की जहाँ पे जरूरत है, वहाँ 5 से काम चल सकता है, जहाँ 5 की जरूरत है वहाँ 4 से काम चल सकता है। मतलब कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है और हमारी फसल भी अच्छी रहती है। तो ये जैविक खेती का आपका लाभ है, लेकिन पहली सिंचाई का ध्यान रखें, 21 दिन पे ही करें।
जी, तो 21 दिन पर आपको सिंचाई जरूर कर देनी है, आगे चलकर अच्छे कल्ले आपको जरूर मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर भारद्वाज का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर भारद्वाज, आपसे हम नींबू के बारे में जानना चाहेंगे। वर्तमान समय में नींबू के बाग में क्या करें हमारे किसान? नींबू के उद्यान की जहां तक बात करेंगे हम, तो पूरे साल में ये जो समय है नींबू के उद्यानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। जी, पहली चीज, अगर किसी किसान भाई के यहाँ पे नींबू में कैंकर बीमारी लगी हुई है और वो बाद में सवाल पूछते हैं कि साहब कैंकर आ गया, उसका क्या इलाज करें, तो उसका इलाज शुरू करने का सबसे बढ़िया समय यह है। जी, अभी नींबू में जैसे ही सर्दियां होगी और तापमान नीचे गिरेगा तो उसकी पत्तियां झड़ती है। तो पत्तियां झड़ने के बाद जैसे ही वापस फुटाव आता है जनवरी के आखिरी में या फरवरी महीने में, जी, उस समय से हम जो है उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग शुरू करेंगे। पर किसान भाई इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस बीमारी के इलाज का शुरू करने का जो समय है वो यही है, पहली बात। दूसरी बात, एक हमारे नींबू के उद्यानों में किसान भाइयों की एक बहुत मांग रहती है कि फल नहीं लग पा रहे हैं, बहुत बड़ा हो गया है, और उसके बड़े होने का कारण यह रहा है कि उसको आपने अतिरिक्त मात्रा में पानी दे दिया है, या तो आपने इस प्रकार से लगा दिया कि उसके पास में से होकर के नाली में से पानी बह करके जा रहा है, या उसमें ड्रिप आप ज्यादा चला रहे हैं और पौधे का आकार जो है बहुत बड़ा हो गया है। ऐसे किसान भाई इस दिसंबर माह में बगीचों का पानी बिल्कुल बंद कर दें। जी, और पौधे का जो मुख्य तना है वहां पे लगभग 1 फीट गहराई तक का एक गड्ढा करेंगे, जिसमें ये बात जरूर ध्यान रखें कि बड़ी जड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, और वहां पे बारीक बारीक जड़ों का एक बहुत बड़ा गुच्छा बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पौधे में पोषक तत्व और पानी ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। जी, तो जहां पे बालू रेत है या जिसमें पश्चिमी क्षेत्रों की जो बात कर रहे हैं हम, वहां पे 3 वर्ष में एक बार दिसंबर महीने में हमें वो गुच्छा जो है जड़ों का उसको हटाना होता है। बसर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बड़ी जड़ों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और इस समय और किस तरह से प्रबंधन करना है डॉक्टर भारद्वाज जानेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे चर्चा इस बात पर जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ से राजेंद्र जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, आंवले के बारे में जानकारी, ये बगीचा लगाना था तो कौन से महीने में लगाना है? आंवला लगाना चाहते हैं, कौन से महीने में बागीचा लगा सकते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर भारद्वाज? छत्तीसगढ़ से बात करें हमारे किसान भाई। किसान भाई, आंवला लगाने का समय बिल्कुल सामने आ रहा है, फरवरी माह में बगीचा लगाया जा सकता है आंवले का, और दूसरा जो है जून के आखिरी में, जुलाई माह में। तो अभी आप आंवला लगाने की तैयारी आप अभी शुरू कर दें। सबसे पहले आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं, और जांच करवाने में ध्यान रखें आप मिट्टी में जब हम आंवला और जब फलदार पेड़ लगाते हैं तो अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें जांच करने का तरीका अलग है। आप पहले ऊपर की 15 सेंटीमीटर वाली मिट्टी का सैंपल लें जो सामान्य फसलों के लिए लेते हैं, उसके बाद 1 फीट गहराई से लेंगे और उसके फिर 1 फीट गहराई से लेंगे। तो एक ही स्थान से आप 3 नमूने अलग अलग लेंगे, ये बहुत आवश्यक है, और बगीचा लगाने से पहले आपको लेना ही लेना है। और आपका जो पूरा खेत है उसमें 4-5 जगह से लेंगे, ये पहला काम करेंगे। उसकी जांच करवाने के बाद में जब आप पाते हैं कि उसमें बगीचा लगाया जा सकता है, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि वहां पे कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए 3 फीट गहराई तक, 4 फीट गहराई तक। कैल्शियम कार्बोनेट, एक सफेद सफेद सा जिसको हम आप ग्रामीण भाषा में मड्डा बोलते हैं या मुरड़ बोलते हैं, वो उसकी परत नहीं होनी चाहिए, कोई पहाड़ चट्टान उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों का आप चयन कर लें। उसके बाद में आप अपने बगीचा लगाने से पहले खेत का रेखांकन करवाएं। जी, ये बहुत आवश्यक होता है। बिना रेखांकन किया हुआ बगीचा मतलब अपन घर बनाया और अपने नाप चौक नहीं करवाई, तो ऐसा हिसाब हो जाता है। तो रेखांकन में इसमें यह है कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 8 मीटर की होनी चाहिए। जी, और उसके लिए आप अपने खेत की जो भी मेड़ है उससे पहली लाइन जो है 4 मीटर पे कर लें, और उसके बाद 8-8 मीटर पे, और ऐसा का ऐसा दूसरी साइड से भी कर लें। और जनवरी माह में जो है 3 फीट गहराई के गड्ढे उसमें खोद करके आप छोड़ दें। लगभग 15 दिन आप ऐसा कैसा रहने दें। उसके बाद में गड्ढों को पुनः भरना है। इस बात का ध्यान रखें जिसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद जो 30 से 35 किलोग्राम हो। 1 किलोग्राम उसमें सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना है, और 500 ग्राम उसमें यूरिया का प्रयोग करना है।
और 1 किलोग्राम नीम की खड़, इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे जी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आप ध्यान रखें, गोबर की खाद पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि आंवले में अगर बिना सड़ी हुई गोबर की खाद आपने डाल दी तो दीमक का प्रकोप बहुत भयंकर होता है जी, और उसको हम फिर बाद में बचा नहीं सकते हैं। इसलिए अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और नीम की खड़ और ये उर्वरक मिला करके गड्ढे को पूरी तरह से भरें। जी बिल्कुल। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे किसान भाई आंवले के बाग की तैयारी कर सकते हैं। फरवरी माह बिल्कुल सही समय है, आप अभी से तैयारियां करना यहाँ पर शुरू कर दीजिए। और ऐसी ही अहम जानकारियां आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि किस तरह से आप गेहूं फसल प्रबंधन कर सकते हैं और जो हमारे सूखे इलाके हैं वहां पर बेर, नींबू, आंवला, अनार की खेती आप कैसे कर सकते हैं, क्या देखभाल कार्य करने की जरूरत है। अब समय काफी कम रह गया है तो अब आपको जल्दी से अपना फोन उठाना है, हमें कॉल करना है, अपने सवाल हमसे पूछने हैं। और इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के बागपत से कृष्ण जी। आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ आदित्य जी, धन्यवाद मेरा शामिल करने के लिए फोन। और सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने
किसान सम्मान निधि जब से शुरू की है, हम जैसे छोटे किसान भी जी आराम से बीज खाद खरीद पाते हैं। बिल्कुल, आपके लिए ही है ये सारी सुविधाएं। अब आप अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? मुझे गेहूं की पछेती वैरायटी के बारे में डॉक्टर साहब एक बार दोहरा दे तो बहुत अच्छा है, और वाम और कल्चर के बारे में भी मैं चाहता हूँ कि कैसे प्रयोग कर सकते हैं डीएपी के साथ इनका। और एक और बात यह है कि मेथी के बारे में भी डॉक्टर साहब बता सको तो मैं मेथी बोना चाह रहा अभी थोड़ी सी, कैसे? जी, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर मिश्र गेहूं के बारे में? पहले आप पहले तो मैं गेहूं के बारे में आपको बताना चाहूंगा कृष्ण जी। गेहूं की जो पछेती प्रजातियां हैं आपके क्षेत्र के लिए, बागपत के लिए, DVW 90 एक प्रजाति है, एक HD 3059 है, एक WS 1021 है, DVW 16 है, WR 544 है। इनमें से कोई प्रजाति अगर आपको मिल जाती है तो इनका बीज आप प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक इसका कल्चर आपने पूछा है, बैम और PSB फास्फोरस के लिए, इनमें से कोई सा आप प्रयोग कर सकते हैं। बैम को अगर कहीं मिलता है तो आपको मिट्टी में मिलाकर और पूरे में छिड़काव करना होता है। और PSB का जो फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, इसका काम होता है कि ज़मीन में पहले से ही जो फास्फोरस पड़ी हुई है उसको घुलनशील बना के पौधे के लिए उपलब्ध कराना। तो आप इससे बीज का जिस तरीके से बाकी कल्चर का हम करते हैं, ऊपर छिड़काव करके उसके पाउडर को छाया में सुखाकर उसके बाद बो सकते हैं। तो इस तरीके से इनको कर सकते हैं। जहाँ तक मेथी का सवाल है, तो मेथी के बारे में मुझे लग रहा है कि आप मेथी की फसल में थोड़ी देरी हो गई है अभी, और आपकी जो फसल आएगी उस समय बाजार में बहुत सारी मेथी होगी। तो मुझे लग रहा है कि आप मेथी की बुआई अगर ना करें या तो अभी अच्छा रहेगा। बीज के लिए आप मेथी की बुआई कर सकते हैं जी। तो उसके लिए आप थोड़ी दूरी पर बोना पड़ेगा, लाइनों में बोना पड़ेगा मेथी को। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे जी, बिल्कुल। तो मेरा सुझाव ये है कि सब्जी के लिए जो पत्ती के लिए आप कर रहे हैं मेथी की खेती, उसके लिए समय जा चुका है, थोड़ा सा देर हो चुकी है। तो आप अभी अगर बोएंगे तो बाजार में अच्छे रेट नहीं मिलेंगे आपको जी। तो आपके लिए कृष्ण जी हमारे विशेषज्ञ की सलाह आपको मिल गई है। इसी के साथ डॉक्टर मिश्र आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे अभी आगे हम बढ़ेंगे तो ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो इसका जो असर है हमारी गेहूं की फसल पर किसी तरह से पड़ेगा? हमारे किसानों को इसके लिए किस तरह से तैयार रहना चाहिए? देखिए, गेहूं की फसल सर्दी की ही फसल है जी, बिल्कुल। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, उत्तर भारत में जैसे हम देखते हैं ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, ये सब इसकी फसल की अच्छा है। जितनी अच्छी सर्दी पड़ती है इसके कल्ले ज्यादा निकलते हैं। हाँ, ठंड जो है जब दाना भरने की अवस्था होती है उस समय सर्दी रहना जरूरी है। जैसे जैसे एकदम तापमान जो बढ़ जाता है वो इसके लिए नुकसानदेह होता है। ये फरवरी में ऐसा होता है, कभी कभी देखा गया। तो उसको हम लोग कहते हैं कि टर्मिनल हीट स्ट्रेस हो गया, कि जब हमारा दाने बनने की अवस्था आई उस समय ज़्यादा हीट हो गई, ज़्यादा गर्मी हो गई। लेकिन अभी सर्दी होना ठीक है। हाँ, जहाँ पे पाला पड़ता है तुषार तो हर फसल के लिए नुकसानदेह है, और वो हमारी गेहूं की फसल के लिए भी नुकसानदेह है। तो थोड़ा हम सजग रहें। जब हम देखें कि पूरे दिन में पछुआ हवा चली है और शाम को हवा बिल्कुल बंद हो गई है, तो समझ लिए पाला पड़ने वाला है जी। और ये पाला पड़ने की अवस्था अगले महीने से आनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर कई स्थानों पर जो ज़्यादातर तराई के, भावर के क्षेत्र, उनमें ये सब होता है। तो आप ऐसे क्षेत्रों में पहले से ध्यान रखिए, या तो सिंचाई कर दीजिए शाम को, अगर सिंचाई नहीं कर सकते हैं तो कुछ खरपतवार इकट्ठा करके, और जो पश्चिमी दिशा की मेड़ होती है खेत पे, उधर आग जलाएं और थोड़ा सा धुआं करें, तो उससे काफी असर पड़ता है और पाले का असर कम हो जाता है जी। तो इस तरह से तरीके के उपाय आप सोच सकते हैं, उपाय कर सकते हैं यहाँ पर। डॉक्टर भारद्वाज, अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, अनार के बारे में हमारे जो किसान है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अनार में जो किसान भाई अम्बे बहार की फसल लेना चाहते हैं, अनार में क्या 3 बहार होती है, जो अम्बे बहार जनवरी में शुरू होता है जी। तो वो किसान भाई अभी अपने अनार के बगीचों में कटाई छटाई करने के बाद में लगभग 30 से 35 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम DAP, और अगर मान लो उन्होंने अपनी मिट्टी की जांच करवा रखी है तो उसकी सिफारिश के हिसाब से अपने थावले के अंदर जो उसका पेरीफेरी है उसमें डालेंगे जी। साथ में इस समय एक चीज और करेंगे कि इस समय सर्दियों के कारण से स्वतः पत्तियां झड़ती है, और हमारे किसान भाई आजकल ईथरेल का प्रयोग करते हैं पत्तियां झाड़ने के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर सर्दी के कारण से स्वतः पत्तियां झड़ जा रही है तो उनको रसायन का इस्तेमाल या ये जो प्लांट हार्मोन है उसका इस्तेमाल नहीं करना है,
और अगर पत्तियां नहीं झड़ पा रही है और उनको रसायन इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो इथेनॉल प्रयोग करने के 15 दिन पहले बगीचे में पानी पूरी तरह से बंद करना होता है जी। अगर पानी बंद नहीं किया है और इथेनॉल प्रयोग कर दिया गया है तो वो उसको काफी नुकसान हो सकता है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इथेनॉल की जो मात्रा है वो 1 ml या 1.5 ml पर लीटर रखें। इससे ज्यादा अगर हम डालते हैं तो होता यह है कि पौधे की छोटी छोटी जो टहनियां हैं उनको नुकसान हो जाता है। और अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या और आने लगी है, लगातार इथेनॉल प्रयोग करने से इन अनार का, विशेष रूप से अनार की उम्र जो है वो बहुत कम होती जा रही है और विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में ये काफी बड़ी समस्या उभर के आई है। तो हमारा किसान भाइयों से ये निवेदन है कि इस प्रकार के जो भी रसायन है उनको बहुत ही सोच समझ करके और जो मात्रा बताई जा रही है उसी के अनुसार यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। तो अनार के लिए भी किस तरह से आपको प्रबंधन करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है और इसके लिए डॉक्टर भारद्वाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही डॉक्टर मिश्र भी हमारे साथ उपस्थित हैं, आप उनका भी धन्यवाद दे देते हैं। मुख्य फसल है गेहूं, उसके संदर्भ में इतनी अहम जानकारियां आपने भी पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो किसान भाइयों बहनों, गेहूं के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली और इसके साथ ही आपने जान लिया कि सूखे क्षेत्रों में उद्यान की जो फसलें हैं किस तरह से आप उनकी देखभाल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम का हमारा जो विषय है वो रहेगा पशुपालन क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं। जहां किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं इस पर बात होगी और मछली पालन एक सफल व्यवसाय आप कैसे बना सकते हैं इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। कोई सवाल है आपके मन में, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़िए हमारे साथ। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए आप हेलो किसान, वहां हमारा पेज खुलेगा, अपनी सवाल आप पोस्ट करवा सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो इसी के साथ आपको बता दें कि आप हमारा जो एक कार्यक्रम है दोबारा देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल के जरिए देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, देख सकते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम और खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आई थी शाम्बू की, तो योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री
पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी कई गुना अच्छी वो स्पोर्ट्स में है। मैं उसके अंदर एक नेशनल प्लेयर देखता हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके लाड प्यार की वजह से हो रहा है। संजय, तो तमीज नहीं है इस बात की कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। और रही बात इन दो बच्चों की, इनकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अभी जिंदा हूँ। कैसी एक